अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज समेशंस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं और आपको बताता हूं कि हम लोग एग्जैक्टली कहां पे चल रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं समेशन को डिटेल में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था कॉम्बिनेटोरिक्स का, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 पार्ट्स हैं कॉम्बिनेटोरिक्स के। ओके, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ओके, काउंटिंग प्रॉब्लम्स। सेकंड इज समेशंस एंड द थर्ड इज रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, रफली लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये सब पता होगा, मैंने सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, काउंटिंग प्रॉब्लम अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 9 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं और उसमें से 6 कैटेगरी तो थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। आपको याद आ रहा होगा, परमुटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, परमुटेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। एक टेबल सी मैंने बनाई थी, काफी बार मैं आपको बना के दिखा चुका हूं, तो मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स की। ठीक है, ये भी मैंने आपको काफी सारी दिखाई थी, याद आ रहा है? ऑर्डर्ड पार्टीशन, अनऑर्डर्ड पार्टीशन एंड सो ऑन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ना, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी एंड सो ऑन, है ना। और उसके बाद हमने पिजन होल प्रिंसिपल देखा था, एटलीस्ट हाउ मेनी, है ना, या मिनिमम हाउ मेनी। ये सब चीजें मैंने आपको काफी बार ये सब बता रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। दीज आर 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मान के चलना 70% ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स यही है। ठीक है, 70% यही है, बाकी बस ये 30% है, ज्यादा नहीं है। अब मान के चलना आपका लगभग लगभग कॉम्बिनेटोरिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा प्लीज इन सब वीडियोस को अच्छे से देख लो, उसके बाद आप ये समेशन वाला वीडियो देखना मेरा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो चीजें हेजी हेजी लगेंगी, आपको ढंग से चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैं नहीं चाहता आपका कोई भी कंसेप्ट लूज रह जाए या कुछ दिक्कत आए, इसलिए पहले इन सब वीडियोस को अच्छे से कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद आप इस टॉपिक को देखना बहुत अच्छे से और बहुत आराम से समझ में आएगा। नहीं तो वही बात, आप फंस जाएंगे। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम लोग देखेंगे समेशन में ही, और वो चीजें ऐसे समझ नहीं आएंगी आपको, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, पहले इनको देख लेना। ठीक है, अच्छा जी। अब समेशन मैंने आपको बताया था सिलेबस में ही, हम 2 टाइप के समेशंस देखेंगे। द वेरी फर्स्ट समेशन इज बाइनोमियल समेशन, बाइनोमियल समेशन, एंड द सेकंड इज जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बारी गेट में क्वेश्चन पुट हुए हैं, और बाइनोमियल समेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफी बारी क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इस टॉपिक्स को देखना, काफी क्वेश्चंस गेट में आए और डायरेक्ट आए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वही चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, बस सिस्टम है हमारे पास, मैं आपको कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सिखाता जा रहा हूँ, बस आपको पहचानी है एग्जाम में कौन सी कैटेगरी है, और फॉर्मुला लगा के सीधा आंसर लगाना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती आपको, मैं पहचान तो आपको हर एक कैटेगरी की बार बार कराते ही जा रहा हूँ, है ना। इनमें भी मैंने आपको कीवर्ड्स दिए थे, बहुत कुछ समझाया था आपको, बट यहाँ पे भी मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, और बस फॉर्मूला लगाने, आंसर लगाने, कुछ भी नहीं करने की जरूरत आपको एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत आराम से और बहुत इजीली चीजें आपको समझ में आएंगी। द ओनली थिंग इज इसको एज ए सिस्टम पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसे रैंडमली कुछ कुछ उठा के नहीं पढ़ लेना, क्योंकि रैंडमली जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि एक्जैक्टली फॉर्मूला क्या लगाना है, एंड ऑन कॉमन सेंस लगाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको चीजें काफी बार पहले भी क्लियर अच्छे से कर चुका हूं, अब एक बार फिर से दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि नया चैप्टर है तो मैं चाहता हूं एकदम नई शुरुआत से आपको अच्छे से चीजें क्रिस्टल क्लियर करता चला जाऊं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी। तो बाइनोमियल समेशन जो है हमारे पास, इसकी पहचान क्या है पहले? अच्छा पहले तो ये देखो, बाइनोमियल समेशन ना फाइनाइट समेशंस होते हैं, बट जनरेटिंग फंक्शन इनफाइनाइट समेशन होते हैं। ठीक है जी, बाइनोमियल समेशन फाइनाइट होते हैं तो ये कैसे नजर आते हैं आपको? सिग्मा सम है तो वही समेशन, मतलब समझते होगे, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं सम, NCR। ठीक है, मत और आजू बाजू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हो सकती है, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स हो सकती है, बट बीच में NCR जरूर नजर आएगा। तो बस सिंपल बात आपको याद रखनी है, किसी भी समेशन में अगर NCR आ रहा है, दैट इज नथिंग बट बाइनोमियल समेशन, और खास बात वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम सिंपली बाइनोमियल समेशन को क्या कह सकते हैं? बाइनोमियल समेशन इज नथिंग बट अ फाइनाइट समेशन, अ फाइनाइट समेशन involving binomial coefficient, involving binomial coefficient। ठीक है, इसको हम लोग बाइनोमियल समेशन कह देते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है जी? बाइनोमियल कोफिशिएंट यही है जी, NCR। ठीक है, NCR को हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो पहचान हो जाएगी बाइनोमियल समेशन की। अगर आपको कोई क्वेश्चन नजर आता है उसमें समेशन लिया हुआ है और NCR है, आजू बाजू कुछ भी टर्म्स वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, तो इस टाइप से कुछ होगा और फाइनाइट समेशन होगा, तो आप चुपचाप से बोलेंगे तो बाइनोमियल समेशन है, और मैं अभी आपको जो समझाऊंगा तरीके, वो तरीके लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जनरेटिंग फंक्शन की कैसे पहचान होगी? पहली बात तो ये इनफाइनाइट समेशन होगा। इनफाइनाइट होगा तो देखो कैसे, कहां से कहां तक चलता है, R इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी चलता है, आजू बाजू कुछ भी टर्म्स होंगी, और बीच में आपको एक टर्म x पावर r जरूर नजर आएगी। तो अगर आपको बीच में एक टर्म x पावर r नजर आ रही है, तो आप समझ जाना ये जनरेटिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, पहचान होगी।
जब भी समेशन में एनसीआर नजर आएगा तो समझ लेना बाइनोमियल समेशन का क्वेश्चन है। और इनफाइनाइट समेशन होगा r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और बीच में कहीं ना कहीं एक टर्म आपको x पावर r नजर आ रही है, तो आप समझ जाना जेनेटिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो जेनेटिक फंक्शन की डिटेल में आपको तो आगे नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। अभी फिलहाल हमारी कंसंट्रेशन किस पे रहेगी, बाइनोमियल समेशन पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं बाइनोमियल समेशन की डिटेल स्टडी स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं कि एनसीआर को बाइनोमियल कोफिशिएंट हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया ना सब लोगों को। बाइनोमियल समेशन क्या है भाई? इट इज अ फाइनाइट समेशन इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। बस किसी भी समेशन में अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट नजर आ गए, दैट इज बाइनोमियल समेशन। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलो ठीक है, मैं अब साइड में हो रहा हूं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने अभी आपको बताया था। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है भाई? एनसीआर। ठीक है, इसको क्यों बाइनोमियल समेशन कह रहे हैं, थोड़ा सा पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी होगी। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती थी, है ना? याद आ रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती थी, हमें ना x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन देती थी, है ना? x प्लस वाई पावर n इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n n c r x पावर r y पावर n माइनस r। ठीक है, ये होती थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम। प्रूफ में अभी आपको दूंगा, आराम से सारा कुछ रिवाइज करा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको क्लास 11th वाली ये थ्योरम याद नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको हर एक एक बात अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, बेसिक बेसिक बात करते हैं। बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है? टू। नोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल। तो बाइनोमियल थ्योरम कहने का मतलब क्या है? टू वेरिएबल पे ये काम कर रही है। ठीक है, देखो ये हमारे पास दो वेरिएबल है, हम इनकी बात कर रहे हैं, मतलब इनकी एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन ये होती है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन के आएगा जी? nc0 x पावर 0 y पावर n माइनस 0 प्लस समेशन है ना, तो प्लस हो जाएगा nc1 x पावर 1 y पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x पावर 2 y पावर n माइनस 2 डॉट 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 ncn x पावर n y पावर n माइनस n हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपली मैंने इसको एक्सपैंड करके आपको दिखा दिया है, समझ गए ना? देखो जब r की वैल्यू 0 होगी तो nc0 x पावर 0 और y पावर n माइनस 0 प्लस nc1 x पावर 1 y पावर n माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख पा रहे हो इनका सम कांस्टेंट n चल रहा है, x और y की पावर्स का सम n ही चल रहा है। देखो यहाँ पे देखो n माइनस 0 प्लस 0 दैट इज n, n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n, n माइनस 2 प्लस 2 दैट इज n एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और खोल देता हूँ इसको तो आपको और समझ में आ जाएगा। nc0 y पावर n प्लस nc1 x पावर 1 y पावर n माइनस 1 nc2 x पावर 2 y पावर n माइनस 2 डॉट 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 ncn x पावर n। ठीक है, बस ये x पावर 0 मैंने हटा दिया और y पावर n माइनस n वो भी मैंने हटा दिया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज द जनरल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पावर n। अच्छा, पहले तो मुझे ये समझाओ इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है ये गेट में। देखो n से 0 से आप स्टार्ट हुए हो और n से n तक आप जा रहे हो, एक एक इंक्रीमेंट करते करते। तो 0 से लेकर n तक की गिनती कितनी होती है? आई थिंक पता होगा सबको, n प्लस 1। तो इसमें n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, ये चीज अच्छे से माइंड में रखना। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ देने की कोशिश करता हूं कि हम लोग ये ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं। देखो सपोज करो ये x प्लस वाई पावर n है ना, तो आप x प्लस वाई फिर x प्लस वाई ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाएंगे ना हम लोग, x प्लस वाई डॉट 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 n टाइम्स। ठीक है, तो ये x प्लस वाई कितनी बारी है? ये n टाइम्स है ना? अच्छा, अब आप क्या करो, अब वही कॉम्बिनेटोरिक्स के रूल लगाएंगे हम लोग, पीएनसी वाले। देखो y पावर n है ये, इसका मतलब क्या हुआ? आपने हर एक टर्म में से y पिक कर लिया। देखो आपकी मर्जी है, या तो x पिक करो या y पिक करो, हर एक टर्म में से मैंने y पिक किया। अगर मैंने हर एक टर्म में से y पिक किया है और n टाइम्स मैंने y पिक कर लिया, दैट इज व्हाट, आप समझ पा रहे होगे, y पावर n। ठीक है, और इसको मैं साथ साथ क्या कहूंगा कि मैंने किसी भी टर्म में से जीरो, मतलब किसी भी टर्म में से x पिक नहीं किया, मतलब x 0 टाइम्स मैंने पिक किया है। तो आउट ऑफ n टर्म्स
मैंने 0 टाइम x पिक किया, मतलब nc0, ठीक है, n टर्म्स में से मैंने 0 टर्म पिक करी जिसमें से मैंने x चूज किया था, nc0। अच्छा, और ऑब्वियसली मैंने जब x चूज ही नहीं किया है तो आप समझ पा रहे होंगे क्या से किससे मल्टीप्लाई होगा, x पावर 0 से, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद प्लस सॉरी सॉरी, मेरी एक्चुअली तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस में बना सकूं। अच्छा, तो आप देखो, अब n टर्म्स में से मैं कोई एक टर्म पिक करता हूं जिसमें से मैंने x लिया, तो अब कितने वेज से मैं एक टर्म पिक कर सकता हूं, आप समझ रहे होगे, nc1। और मैंने सिर्फ एक बार x चूज किया है तो इसका मतलब x पावर 1 आएगा। और y मैंने कितनी बार पिक किया होगा, ऑब्वियसली n-1 टाइम्स, क्योंकि हर एक टर्म में से मैंने कुछ ना कुछ तो पिक करना है, या तो x या y। तो x मैंने एक बार पिक किया है तो y मैंने कितनी बार पिक किया होगा, n-1 टाइम्स, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा जी y पावर n-1। फिर आप समझ रहे होगे x, अब किन इनमें से किन्हीं दो टर्म्स में से आप x पिक कर लो, तो n टर्म्स है, n में से कोई दो टर्म्स में से मैंने x पिक किया है, दैट इज nc2। और दो बारी x पिक किया था तो पक्की बात है x स्क्वायर आ जाएगा। और y कितनी बारी आएगा, ऑब्वियसली n-2 टाइम्स आएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास n टर्म्स है ना, तो y विल बी n-2 टाइम्स। डॉट डॉट डॉट, चलते चलते हम लोग कहां पे आ जाएंगे, देखो अब पहली टर्म में मैंने क्या कहा था, हर टर्म में से मैंने y पिक किया, तो लास्ट में एक्सट्रीम केस क्या होगा, मैंने हर एक टर्म में से x पिक कर लिया। तो अगर मैंने हर एक टर्म में से x पिक किया है, मतलब आउट ऑफ n टर्म्स आई हैव चूज n टर्म्स, और उनमें से मैंने सब में x ही पिक किया है, तो आप समझ पा रहे होगे ncn x पावर n, और y फिर मैंने ऑब्वियसली 0 पिक किया होगा, तो इसलिए y पावर 0। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर प्रूफ हो गया आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ था। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो उसमें टर्म्स कितनी आएंगी जी, टर्म्स आएंगी n+1, ठीक है। मैं अभी आपको और चीजें दिखाता हूं, मैं पहले साइड में होता हूं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और कुछ कुछ नई नई बातें डिस्कस करता हूं आपके साथ, कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, हमने अभी देखा x प्लस वाई पावर n क्या होता है, nc0 x पावर 0 y पावर n, प्लस में nc1 x पावर 1 y पावर n-1, प्लस में nc2 x पावर 2 y पावर n-2, डॉट 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 ncn x पावर n y पावर 0, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका समेशन की टर्म्स में कैसे था, x प्लस वाई पावर n इज नथिंग बट सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n ncr x पावर r y पावर n-r, ठीक है। ये हमने अभी तक देख लिया है। अच्छा, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो मैंने आपको कराई दी है, बट स्टिल मैं लिख देता हूं ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक साथ आप लिख सकें। x प्लस वाई पावर n में कितनी टर्म्स होंगी, टर्म्स होंगी जी n+1, ये हमने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई पावर 2 को आप एक्सपेंड करके दिखाओ इस तरीके से। जब हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, हाँ जी, तो ये क्या होगा जी, nc0, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम क्या कहेंगे 2c0 x पावर 0 y पावर n-r, n क्या है, 2 है, तो 2 - 0 दैट इज नथिंग बट 2 ओनली, ठीक है। ये इस तरह से एक्सपेंड करना है ना, नहीं मैं इसी तरीके से बस एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं आपको। अच्छा जी, प्लस अब जल्दी जल्दी करूं, 2c1 x पावर 1 y पावर 1, ठीक है, 2 - 1 इज 1। अच्छा जी, प्लस 2c2 x पावर 0 y पावर 2। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको समझ में आ रहेगा 2c0 इज व्हाट, 1 ओनली, तो y स्क्वायर प्लस 2c1 क्या होता है, 2xy प्लस में x स्क्वायर, सॉरी मैंने यहां मिस्टेक कर दी, x स्क्वायर आएगा और y 0 आएगा, है ना, हाँ जी, तो प्लस x स्क्वायर, तो वही आपको पता ही होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये हमने आपको एक्सपेंड करके दिखा दी, देख रहे हो फायदा, बहुत जल्दी जल्दी मैं आप काम करूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, x प्लस वाई का होल क्यूब इस तरीके से एक्सपेंड करके दिखाओ। हाँ जी, तो बस फटाफट से क्या बोलेंगे, 3c0 x पावर 0 y पावर 3, इन दोनों का सम अब 3 आना चाहिए, बस जल्दी जल्दी करने की आदत बनाओ, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी आप चीजें करेंगे तो आपको फिर चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगे, कंसेप्ट अच्छे से माइंड में फिट हो जाएंगे। तो अब ये सब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ncr x पावर r y पावर n-r, ये तो एक बार ही आपको बस फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए, फिर तो आप अपने आप माइंड से अप्लाई करना सीखेंगे। तो मैं फटाफट बोलूंगा, आप देखो 3c0 x पावर 0 y पावर 3 प्लस
3c1 फटाफट बोलो x पावर 1 y पावर 2 प्लस 3c2 फटाफट बोलो x पावर 2 y पावर 1। समझ रहे हो ना? देखो ऐसे बोलना है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, और फिर जो टर्म था n था ना, तो n उठा के एच डी लिख दिया। जब 3 था 0 था तो ऑब्वियसली n एच डी लिखेंगे हम 3। जब यहाँ पे 1 हो चुका है तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली 1 घटा देंगे तो 3 - 1 दैट इज 2। जब यहाँ पे 2 आया तो x पावर 2 तो आना ही था, और फिर y पावर कितना बचेगा 3 - 2 दैट इज नथिंग बट 1। तो जल्दी जल्दी माइंड से कैलकुलेशन करो। हाँ जी, प्लस 3c3 x पावर 3। ठीक है, बस अब उठा के लिखो फटाफट। y क्यूब प्लस 3c1 क्या होता है जी 3xy स्क्वायर प्लस 3c2 क्या होता है अगेन 3। ये आपको पता होगा, मैं आपको सिमेट्री ये चीज काफी बार बता चुका हूं। NCR दैट इज इक्विवेलेंट टू NCn - R। नहीं पता तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। NCR का मतलब क्या होता है, n में से r ऑब्जेक्ट्स को आपने पिक किया, तो NCn - R क्या होगा, ऑब्वियसली जब आपने r ऑब्जेक्ट्स को पिक किया है तो n - R ऑब्जेक्ट्स को आपने रिजेक्ट किया है, तो n में से n - R ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट किया, दैट इज नथिंग बट NCn - R। तो NCn - R और NCR दोनों एकदम सेम रहते थे। आई थिंक ये मैं चीजें काफी बार बता चुका हूं। अच्छा आगे बढ़ो भाई, 3c2 अगेन 3 आएगा ये, तो 3x² y, ठीक है जी, प्लस 3c3 दैट इज नथिंग बट 1, और ये x³ आ जाएगा। तो आपको पता होगा, ये देखो मैं लिख दूं ऐसे x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये लिखते थे ना हम लोग x प्लस वाई का होल क्यूब। देखो आराम से मैंने निकाल के दिखा दी। एक और देख लो, उससे प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। x प्लस वाई पावर 4 कैसे लिखोगे भाई, फटाफट से लिखेंगे अब हम लोग। 4c0 x पावर 0 y पावर 4 प्लस 4c1 x पावर 1 y पावर 3 प्लस 4c2 x पावर 2 y पावर 2 प्लस 4c3 x पावर 3 y पावर 1 प्लस 4c4 x पावर 4। ठीक है, और साथ में y पावर 0 आ जाएगा, उसको हम हटा सकते हैं। आप प्लीज इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। तो देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी मैंने x पावर 4 भी आपको लिख के दिखा दिया, और बहुत इजीली हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा अब मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है जी, ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो थोड़े से मैं और अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाता हूँ, और थोड़ी सी ना आपको मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ इसमें, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा और चीजें आपको थोड़ी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग 5th क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5, आप मेरे को x माइनस वाई पावर n की एक्सपेंशन समझाओगे जरा। मैंने तो आपको x प्लस वाई पावर n की सिखाई है, आप x माइनस वाई पावर n की एक्सपेंशन दिखाओगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप x माइनस वाई पावर n को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, x प्लस माइनस वाई पावर n, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इनकी एक्सपेंशन आपको आती है, आप चुपचाप उठा के लिख दो। हाँ जी, कैसे लिखोगे भाई इसकी एक्सपेंशन, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। NC0 x पावर 0 y पावर n, तो y पावर n है ना, तो चुपचाप से आप माइनस y पावर n लिखना शुरू कर दो। ठीक है जी, प्लस NC1 x पावर 1 माइनस y पावर n माइनस 1। बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आप पकड़ गए हो। NC2 x पावर 2 माइनस y पावर n माइनस 2 डॉट 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 NCn x पावर n y माइनस y पावर 0। बस ठीक है, अब सिंपली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देता हूं, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये कैसे लिखोगे भाई, 3c0 x पावर 0 माइनस y पावर 3 प्लस 3c1 x पावर 1 माइनस y पावर 2 प्लस 3c2 x पावर 2 माइनस y पावर 1 प्लस 3c3 x पावर 3 और माइनस y पावर 0। ठीक है, अब आप इसको आराम से खोल दोगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो माइनस वाई क्यूब माइनस, अच्छा ये माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा तो दैट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर ओनली, तो प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x² वाई, समझ गया ना, माइनस वाई पावर 1 तो दैट इज नथिंग बट माइनस वाई ओनली। हाँ जी, और प्लस 3c3 इज नथिंग बट 1, तो x³ तो फाइनली क्या बन गया जी, x³ माइनस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू वाई माइनस x। ठीक है, ये आप ऐसे बोल दो माइनस 3xy और x माइनस वाई, जैसे आपका मन कर रहा है माइनस कॉमन ले लो एंड सो ऑन, वो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, बेसिक सी बात। ठीक है जी, और यही होती है आइडेंटिटी, आपको पता होगा x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया एंड सो ऑन। अब आपको आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
बट स्टिल कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखो, लो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, इसको कैसे खोलोगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा लिखा हुआ है चुपचाप वैसे काम करते जाओ। लो 3c0, हाँ जी, तो x क्या है, आप x की बजाय 2x लिखते जाना, और क्या होगा, x पावर 0 y पावर, y क्या है जी 3y, हाँ माइनस होता तो यहाँ मैं माइनस लगा देता, -3y। समझ रहे हो? आई थिंक मेरे ख्याल लग रहा है मेरे को, मैं ये जबरदस्ती खींच रहा हूँ, आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद प्लस 3c1 x पावर 1 और y पावर 2 प्लस 3c2 x पावर 2, प्रॉपर लिखता हूं, लो 3c2 x पावर 2 और y पावर 1, और फाइनली प्लस में 3c3 x पावर 3। ठीक है जी, अब आप इसको खोल लोगे, मेरे ख्याल इसमें क्या दिक्कत है आपको, समझ रहे हो ना। 3 पावर क्यूब इज 27, तो 27y क्यूब प्लस में मेरे ख्याल ये सब कर लेना प्लीज, मेरे को क्यों आप टाइम वेस्ट करवा रहे हो मेरा, आप आराम से इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, कुछ भी आगे पीछे कुछ मर्जी लगा लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मैं आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ओके जी। अच्छा, और डिटेल में अभी आपको आगे दिखाऊंगा, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि अगर 3 वेरिएबल हो तो कैसे काम करेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ। ठीक है, मैं साइड में आ रहा हूँ, आप इस सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैसेज को हटा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ जी, तो वही थोड़े थोड़े से बस और डिटेल में हम लोग जाएंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब और क्वेश्चंस देखो, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं x प्लस वाई पावर 10, अब ऑब्वियसली मैं इसकी एक्सपेंशन तो नहीं पूछूंगा, एक्सपेंशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, शुरुआत कराऊं, शुरुआत ये देखो 10c0 x पावर 0 y पावर 10 प्लस 10c1 x पावर 1 y पावर 9 प्लस 10c2 x पावर 2 y पावर 8, डॉट 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 कहां तक चले जाएंगे, 10c10 x पावर 10 और y पावर 0। ठीक है, अच्छा, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है, और इतना टाइम पास इतना गेट में नहीं होगा, इतना बड़ा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते थे आपसे, यहां पूछ सकते थे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ भाई, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आप 1 मिनट में बता दोगे 11, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था x प्लस वाई पावर n में कितनी टर्म्स होती है, n+1, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी 11। ठीक है जी, अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं आपसे, और पूछ सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ से एक्स स्क्वेयर वाई 8, ये बताओ, कोफिशिएंट बताओगे। अब ये थोड़ा सा आपको शायद लग रहा होगा कि मुश्किल है, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वेयर वाई 8 है, तो आप समझ पा रहे हो, देखो जब आपने बोला था ये एक्स प्लस वाई पावर 10 में करना है, हाँ जी, तो 10c0 के साथ क्या होगा, एक्स पावर 0 वाई पावर 10, 10c1 के साथ क्या होगा, एक्स पावर 1 वाई पावर 9, तो 10c2 के साथ क्या होगा जी, 10c2 के साथ एक्स पावर 2 वाई पावर 8, तो इसी का तो मेरे को कोफिशिएंट चाहिए था, तो कोफिशिएंट क्या होगा जी 10c2, सो सिंपल। 10c2 आपको सॉल्व करना आता है, हाँ जी, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 45। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मैं अगर आपको बोलूं x प्लस वाई पावर 15 है, और मैं आपसे पूछता हूं x क्यूब वाई 12, इसका कोफिशिएंट बताओ, तो बहुत आराम से बताओगे, देखो x क्यूब है ना, तो ऐसे बोलना है आपको, n क्या चल रहा है 15, तो फटाफट बोलो 15c3 x क्यूब वाई पावर 12, हाँ जी, तो ये इसी का कोफिशिएंट चाहिए था, तो 15c3, दिस इज माय आंसर, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, अच्छा, अब एक बात मैं आपको ये बता देता हूं, फिर और क्वेश्चंस कराऊंगा, इसको ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, है ना, आप देख पा रहे हो, देखो जो मैं एक्सपेंशन कर रहा था, देखो x प्लस वाई पावर n की n से 0 x पावर 0 y पावर n डॉट 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 हम लिखा करते थे, तो why we are calling it as बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि हर एक टर्म में देखो, जो भी टर्म्स में ये जो एक्सपेंशन करता हूं, हर एक टर्म का कोफिशिएंट क्या है भाई, NCR है, इसीलिए मैं इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट कह देता हूं। समझ में आ गया, देखो मैं एक बार लिख देता हूं, प्रॉपर्ली लिख देता हूं, चलो ठीक है, एक बार मैं पहले साइड में हो रहा हूं, आप इस सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं एक और बात करता हूं। ठीक है, ओके, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, हाँ जी, तो देखो भाई मैं क्या कह रहा हूं, जो हमने अभी एक्सपेंशन करी थी,
कैसे एक्सपेंशन करी थी? x plus y power n, it was what? nc0 x power 0 y power n, nc1 x power 1 y power n minus 1, nc2 x power 2 y power n minus 2, है ना, डॉट 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 ncn x पावर n, ncn x पावर n y पावर 0, ठीक है। अच्छा, तो अब जो भी टर्म्स हमने लिखे ना एक्सपेंशन में, हर एक टर्म का कोफिशिएंट देखो भाई, हर एक टर्म का कोफिशिएंट एनसीआर ही तो है, ठीक है। समेशन में लिख लो तो और समझ में आ जाएगा। ये देखो x प्लस वाई पावर n क्या था जी, r इज इक्वल टू 0 टू n एनसीआर x पावर r y पावर n माइनस r, ये लिखा था ना हमने। हाँ जी, तो ये क्या है भाई, एनसीआर है ना। तो ये हर एक टर्म का कोफिशिएंट है कि नहीं? अगर हर एक टर्म का ये कोफिशिएंट है तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं जी, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करते टाइम हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट आता है और उस कोफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। और ये किससे डिनोट हो रहा है? एनसीआर से। प्रूफ भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा, आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब वापस से हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, लो क्वेश्चन देखो, 2x माइनस 3y पावर 10, और मैं आपसे पूछता हूं x स्क्वेयर x क्यूब y7, इसका कोफिशिएंट बताओ। बहुत आराम से बताओगे। देखो 10 है ना, तो चुपचाप से लिखो बस 10c3, ठीक है। बट ये लिख के भाग नहीं सकते। पिछले क्वेश्चंस में मैं भाग सकता था बट यहाँ नहीं भाग सकता, क्योंकि आपको प्रॉपर टर्म लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज है ना, वो आप कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। हाँ जी, 10c3 और x क्यूब है, तो ये देखो x क्यूब मतलब क्या होगा, 2x का होल क्यूब, है ना। अच्छा जी, y पावर 7 है तो माइनस 3y पावर 7। अब आप समझ पा रहे हो, ये सब क्वेश्चन, ये जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब आगे आ जाएंगे ना। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस 10c3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, समझ गए ना। -3 पावर ऑड पावर है तो फिर -3 पावर 7, सॉरी हाँ, -3 पावर 7 आएगा, तो माइनस मैंने आगे ले लिया। तो 10 माइनस 10c3 इंटू 2 क्यूब इंटू 3 पावर 7, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये x क्यूब y पावर 7, और यही मैंने आपको कहा था x क्यूब y पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अब चीजें आपको आसान लग रही होंगी, ट्रिवियल लग रही होंगी, ये सब चीजें बकवास हैं, आपको समझ में आ रही होगी एकदम देखते ही, ठीक है। चलो ठीक है जी। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन यहाँ मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह है मैं यहाँ कर देता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर मैं आपको कहूं 2x प्लस 9y पावर 15, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूं 15, और आप मुझे कोफिशिएंट बताएंगे x पावर 5 y पावर 10 का। कोई दिक्कत नहीं है, 15 ये 5, चुपचाप से बोलो 15c5 इंटू 2x पावर 5 इंटू 9y पावर 10। तो कोफिशिएंट है तो आप आगे ले आओ। देखो प्लस ही था तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं आएगा। 15c5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 9 पावर 10, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन में और देता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मेरा एक बड़ा अच्छा मन में क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछता x पावर 5 और y पावर 11, इसका कोफिशिएंट बताओ इसकी एक्सपेंशन में, तो आप क्या बोल के आएंगे कि 15c5, ये ऐसे बोलोगे आप, मैं नीचे लिखूं, नीचे लिखता हूं, चलो ऐसे बोलोगे आप 15c5 2x पावर 5 और 9y पावर 11, ऐसे बोल दोगे? बिल्कुल नहीं बोलना भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना। मैंने अभी आपको समझाया था x और y की पावर्स का सम, ये टोटल ये आना चाहिए 15, तो 10 प्लस 5 15, यहाँ पे ये देखो 7 प्लस 3 10, हर जगह मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। 10 प्लस 5 देखो 15, बट यहाँ पे क्या है जी, 11 प्लस 5 16, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन गलत है? नहीं, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा गेट में तो आपको आंसर क्या बोल के आना पता है, आप समझ पा रहे होंगे, आप आंसर बोल के आएंगे 0, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज नथिंग बट 0 ओनली, तो आप कोफिशिएंट इसका 0 बोल के आएंगे। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। चलो अब मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज इन सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलो अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उससे थोड़ी सी और आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी,
अब देखो एक दो और क्वेश्चन देखो, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है वो, उससे आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x³ होल पावर 10, और मैं यहां आपसे पूछता हूं x पावर 5, x पावर -6 और x पावर -5, कुछ भी ले रहे हो जो आपका मन कर रहा है, इनके आप मुझे कोफिशिएंट बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना। देखो भाई, पहली बात तो ये समझो, जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना था किसी भी पावर का, तो हम क्या बोलते थे भाई, एनसीआर x पावर r y पावर n माइनस r, यही बोलते थे ना हम लोग। तो वही बस एनसीआर की वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे और हमारे पास आंसर आ जाता था। अब खास बात क्या है, यहाँ पे x नहीं गिवन, एक्स स्क्वेयर गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बोल देंगे एनसीआर x पावर 2r, सो सिंपल। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आगे क्या है, x³ है, 1/x³ है, तो x पावर -3 हो गया। y की वैल्यू क्या है, देखो x होता था और कुछ y होता था, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, x पावर -3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू भर दो, x पावर -3, और y की पावर क्या, ये हमारा y हो गया ना, और y की पावर क्या होता था, n-r, तो चुपचाप से यहाँ लिख दो n-r, आपको कौन रोक रहा है। समझाया मैंने क्या कहा है, बहुत सिंपल सी बात है। y की वैल्यू अब क्या है, x पावर -3 है, तो चुपचाप से x पावर -3 उठा के लिखा, और साथ में y की पावर क्या होता था जी, n-r, तो वो मैंने n-r उठा के लिख दिया। अच्छा, अब मेरे को चाहिए क्या, x पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप पहले ये पावर्स को सॉल्व करो, करना सॉल्व, देखो एनसीआर x पावर 2r -3n प्लस 3r, समझ गए ना, देखो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स हमारी ऐड हो जाती थी, तो 2r -3n प्लस 3r, हाँ जी, तो एनसीआर x पावर 5r -3n, ये निकल के आया। अब मेरे को चाहिए क्या, यहां पे मेरे को चाहिए 5, तो 5 चाहिए, तो मेरे को r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तो मैं यहां से देखो ऐसे बोलता हूं 5r -3n। अच्छा, n क्या है भाई, n है हमारे पास 10, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पावर 10 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूं, हाँ जी 10cr, ठीक है, हर जगह 10 10 हम आराम से भर सकते हैं, यहाँ पे मैं 10 भर देता हूँ, लोग यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है जी, और ये भी 10 हो गया, ठीक है, यही तो वैसे मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा था, एनसीआर x पावर r y पावर n माइनस r, तो ये एज इट हम लिखे रहने देते हैं, एनसीआर टाइप। अब मैं यहाँ से भर लेता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो मैंने अब 10 के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करी है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे भी ये चीज 30 हो जाएगी, तो 5r -30, इसकी वैल्यू मेरे को क्या चाहिए जी, 5 चाहिए, ऑब्वियस बात है ना, 5r -30 की वैल्यू हमें 5 चाहिए, क्योंकि हमें x पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो ये चीज 5 हो जानी चाहिए, तो 5 हो जानी चाहिए, तो 5r -30 इज 5, हाँ जी, तो 5r क्या हो गया जी, 35, r की वैल्यू क्या आ गई जी, 7, मेरा काम खत्म। अब मैं चुपचाप क्या बोलूंगा जी, 10 से 7 x पावर 5 आएगा ये, क्योंकि आप जैसे ही r की वैल्यू 7 भरेंगे, तो 7 5 35, 35 -30 इज नथिंग बट 5 ओनली, तो x पावर 5 आने के लिए 10 से 7 चाहिए था मुझे, और मैंने प्रॉपर सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको कि r की वैल्यू 7 आ रही है, हाँ जी, तो 10 से 7, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करा दिया, हाँ जी, तो 10 से 7 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 10 से 7 बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा जी, 10c3, 10c3 तो आपको आता ही है, 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 1, तो 3 3s are 9, 2 4s are 8, ठीक है जी, तो 4 3 are 12, 120, तो 120 is my answer, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, x पावर -6 का कोफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं है, लो 5r -30 is equal to -6, हाँ जी, तो 5r की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 24, और r की वैल्यू क्या आएगी 4.8, तो क्या r 4.8 हो सकता है, नहीं, ये इंटीजर पावर का खेल चल रहा है सारा, तो इसका मतलब x पावर -6 आएगा ही नहीं, किसी भी एंगल से, आप किसी भी तरीके से सोच लो, x पावर -6 आप इनसे नहीं ला सकते, तो अगर आप नहीं ला सकते तो बस वहीं से हम बात खत्म कर देंगे, तो हम इसका कोफिशिएंट क्या बोल के आएंगे जी, 0, तो x पावर -6 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, और x पावर 5 का कोफिशिएंट हमने क्या निकाल के दिखाया है, 120, मैं लिख देता हूं, x पावर 5 का कोफिशिएंट है जी 120। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं x पावर -5 का कोफिशिएंट, बड़ा आसान है, x पावर -5 के कैसे करोगे जी, 5r -30
दैट इज इक्वल टू -5, तो 5r दैट विल बी इक्वल टू 25, r विल बी इक्वल टू 5। तो बस r की वैल्यू 5 जो कि इंटीजर क्वांटिटी आ गई, हमारा काम हो जाएगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, देखो भाई यहाँ पे 4.8 आया था, वो की बात नहीं बनेगी। 4.8 से बात क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सीधी सी बात है, हम सारा काम इंटीजर पावर्स में कर रहे हैं, हम रियल नंबर में तो जाते ही नहीं है ना। आपको पता होगा बाइनोमियल थ्योरम में हम इस टाइप से ही काम करते हैं, ठीक है जी। तो r इज इक्वल टू 5 आएगा, तो बस हमारा काम खत्म है। तो 10c5, ठीक है जी, 10c5 इंटू एक्स पावर -5, ये आप चेक कर सकते हैं, आराम से आएगा। क्योंकि देखो r की वैल्यू आप भरो 5, 5 5 तो 25, 25 - 30 दैट इज नथिंग बट -5, तो वही हमने -5 लिख दिया। तो 10c5, तो 10c5 इज माय आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी बड़ा नंबर आएगा, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करता, ठीक है जी। ओके, तो फाइनली हमें समझ में आ चुका है, x पावर 5 की वैल्यू आई है 120, -6 की वैल्यू है 0, और x पावर -5 की वैल्यू आई है जी 10c5, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब आप प्लीज इस सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है जी। ओके, अब हम लोग ना ट्राइनोमियल एक्सपेंशंस देखेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, और फिर ट्राइनोमियल के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, जनरलाइज कर दूंगा मैं इस कंसेप्ट को, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पावर n, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, एंड सो। तो 4 वेरिएबल हो गए, 5 6 7 कितने भी वेरिएबल्स की आप एक्सपेंशन कर लेंगे, ये 2 मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं, इनको ना हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज नोन एज मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल से आगे सारा कुछ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में आ जाएगा, मतलब 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल एंड सो ऑन, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, तो x प्लस वाई प्लस जेड पावर n की एक्सपेंशन क्या है, मैं इसको लिखता हूं, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, x पावर n1, y पावर n2, z पावर n3। बहुत अजीब सा फॉर्मूला लग रहा होगा आपको देखने में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब मैं प्रूफ दूंगा तो एक झटके में आप पकड़ जाएंगे इस सब चीजों को, ठीक है। अच्छा, समेशन ये क्या लिखा मैंने, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n, इसका मतलब सिंपल यही है कि आप ये जो पावर्स है ना, देखो कॉमन सेंस की बात है, n1 प्लस n2 प्लस n3, इन तीनों का सम हमारे पास n होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने x प्लस वाई प्लस जेड पावर n लिखा हुआ है, तो इन तीनों पावर्स का सम n होना चाहिए। तो जितने भी वेज से आप इन तीनों पावर्स का सम n लेके आ सकते हैं, वो सभी वेज हमें ऐड करने होंगे, ठीक है। यही है समेशन का मतलब, समझ गए ना। n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n मींस व्हाट, जितने भी वेज से आप x पावर n1, y पावर n2, y z पावर n3, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3, इन तीनों की वैल्यू आप n लेके आ सकते हैं, जितने भी वे से लेके आ सकते हैं, उन सभी वेज को हमें ऐड करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी प्रूफ दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, मैं जितना मर्जी बोल लूं ऐसे आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, इसकी एक्सपेंशन देखो, मैं बिल्कुल इसी सेल से लिख के दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा, देखो n1, अब 4 वेरिएबल है तो 4 लिख लेना, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे वही n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बोलेंगे, x पावर n1, y पावर n2, z पावर n3 और w पावर n4। आई थिंक अब आप पकड़े होगे फॉर्मूला, अब आपके लिए बड़ा आसान है। तो 5 वेरिएबल आएंगे तो क्या बोलेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे a b c d e ले लेते हैं, तो a पावर n1, b पावर n2, c पावर n3, d पावर n4, e पावर n5, और यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2, n3, n4, n5 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ये एकदम जनरलाइज केस हो जाएगा। प्रूफ देता हूं, प्रूफ देने के बाद आपको ये चीज बहुत आसान और बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्यूशन डेवलप हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है जी। क्योंकि कल को आप फॉर्मूला भूल भी गए तो प्रूफ से आप इसको ड्राइव भी कर लेंगे बड़े आराम से एग्जाम में बैठे बैठे। अच्छा जी, देखो भाई, जैसे मैंने बाइनोमियल आपको प्रूफ किया था, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड पावर n है ना, तो आप n टाइम्स लिख लो इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड डॉट 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 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। और ये टोटल कितने टाइम्स है जी, ये टोटल n टाइम्स है, ठीक है। अब हर एक टर्म में से मैं या तो x पिक करूंगा या y या z, मेरी मर्जी है मैं कुछ भी पिक करूं, बट ये बाउंडेशन है कि तीनों में से किसी न किसी को पिक जरूर करना ही करना है, क्योंकि फाइनली मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं। अब टोटल n टर्म्स थी, मैं ऐसे सोचता हूं n में से मैं n1 टर्म्स पिक कर लेता हूं जिसमें से मैंने x पिक किया,
समझ में आ रहा है? टोटल n टर्म्स थी, n टर्म्स में से मैंने n1 टर्म्स पिक करी हैं और उनमें से मैंने x पिक किया है हर बार। तो n में से n1 टर्म्स पिक करने के लिए आप बोलेंगे nc n1, ठीक है जी। और क्योंकि आपने x पिक किया था n1 टर्म्स में से, तो x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n1 टाइम्स, तो इसलिए हम लिख देंगे x पावर n1, ठीक है जी। अच्छा जी, अब n में से n1 टर्म्स आप ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, तो उनको आप साइड करेंगे, क्योंकि उन्हीं टर्म्स में से आप दोबारा y तो नहीं पिक कर सकते ना। देखो आपने इस टर्म में से x पिक कर लिया है, तो इस टर्म को उड़ाओ। अब इस टर्म की बात आएगी, तो इस टर्म में से जो मेरी मर्जी होगी मैं वो पिक करूंगा। मतलब इस टर्म्स में, इसी टर्म में x भी पिक कर लूंगा, इसी टर्म से y भी पिक कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम एक बारी टर्म में से, मतलब इस टर्म में से x पिक कर ले तो मैं इसको उड़ा दूंगा। अब दूसरी टर्म की बात करूंगा एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, तो n माइनस n1 बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। n माइनस n1 टर्म्स मेरे पास बची हैं। इन टर्म्स में से मैं क्या करता हूं, n2 टर्म्स पिक करता हूं, और उन n2 टर्म्स में से हर जगह मैंने y पिक किया होगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, n2 टर्म्स में से मैंने y पिक किया है, तो y मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा? n2 टाइम्स, तो इसलिए y पावर n2 आ जाएगा, ठीक है जी। और n माइनस n1 c n2 आ जाएगा। ये समझ गए ना, n माइनस n1 टर्म्स में से मैंने n2 पिक किया है। अच्छा जी, सॉरी, n माइनस n1 टर्म्स में से मैंने n2 टर्म्स पिक करी हैं, जिसमें से मैंने y पिक किया था। आई थिंक आप समझ रहे होगे, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। अब फाइनली आपके पास कितनी टर्म्स बची हैं? अब फाइनली आपके पास बची हैं n माइनस n1 माइनस n2 टर्म्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इसको और आगे खिसका देता हूँ, x पावर n1 y पावर n2। हाँ जी, तो फाइनली आपके पास कितनी टर्म्स बची हैं? n माइनस n1 माइनस n2। अच्छा, इन टर्म्स में से आपको कितनी टर्म्स पिक करनी है जिसमें से आप z पिक करेंगे? ऑब्वियसली सारी की सारी टर्म्स पिक करनी पड़ेंगी, उन्हीं सभी में से मैं z पिक करूंगा। तो n माइनस n1 माइनस n2 c n माइनस n1 माइनस n2, और इन टर्म्स में से मैंने z पिक किया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो सीधी सी बात है, टोटल टर्म्स थी n, उसमें से मैंने n1 टर्म्स पिक करी हैं जिसमें से मैंने x पिक किया था, तो इसलिए मैंने x पावर n1 कर दिया, और n में से n1 टर्म्स पिक करने के लिए nc n1। अच्छा जी, अब बची कितनी? n माइनस n1 टर्म्स। उन n माइनस n1 टर्म्स में से मैंने n2 टर्म्स पिक करेंगे जिसमें से मैंने y पिक किया था, तो n माइनस n1 c n2। अच्छा जी, अब फाइनली कितनी टर्म्स बची हैं जी? n माइनस n1 माइनस n2, और उनमें से मेरे को वही सारी की सारी टर्म्स पिक करनी पड़ेंगी जिसमें से मैं z पिक करूंगा। अच्छा जी, अब z की पावर क्या चढ़ाऊं मुझे ये बताओ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? तो मैं ऐसे बोल दूं सीधा सीधा, z पावर n माइनस n1 माइनस n2, क्योंकि सारी के सारी टर्म्स में से मैंने z पिक किया था। अच्छा, अब आपको ये चीज याद आ रही होगी, मैंने ये देखो यहाँ पे क्या लिखा था, n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट मस्ट बी इक्वल टू n। कॉमन सेंस की बात है भाई, टोटल टर्म्स n है, n1 टाइम्स आपने x पिक किया, n2 टाइम्स आपने y पिक किया है, तो बाकी कितना बचा? n माइनस n1 माइनस n2, है ना। उन्हीं टर्म्स में से आपने z पिक किया था, तो हमने z पावर n माइनस n1 माइनस n2 बोल दिया, और यही तो n3 है। यहाँ पे जो मैंने n3 लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो, टोटल यही n3 है। तो क्योंकि ये देखो यहां से आप निकाल लो, n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट मस्ट बी इक्वल टू n, तो n3 क्या आएगा भाई? n माइनस n1 माइनस n2। कॉमन सेंस की बात है। तो फाइनली मैं इसको चाहे ये लिखूं चाहे n3 लिखूं, एक ही बात है। तो मैं इसको वो फॉर्मूला डिराइव करने के चक्कर में n3 लिख देता हूं, ठीक है जी, समझ गए। अच्छा जी, और ये चीज हम यहां से निकाल भी सकते थे कि n3 की वैल्यू क्या आएगी जी? n माइनस n1 माइनस n2, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बोल रहा था कि इन तीनों का सम n होना चाहिए। जितने भी वे से इन तीनों का सम आएगा वो सब हम लोग ऐड कर लेंगे, वो उन्हीं सब वेस को, है ना। ओके जी, चलो ठीक है जी। तो अब फाइनली मैं इसको सॉल्व करता हूं, nc n1, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n1 फैक्टोरियल इंटू n1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बोलूंगा जी? n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल और इंटू n2 फैक्टोरियल। इसको तो सॉल्व करना नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो एक ही वे है ना, क्योंकि n में से n को पिक करने का क्या होता है? एक ही वे होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 बोल दो बेशक से, ठीक है जी। अच्छा, और फाइनली आगे क्या मल्टीप्लीकेशन में है? x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बस अब वही काटना है आपको और कुछ नहीं करना, n माइनस n1 यहाँ से ये कैंसल, ठीक है जी। अच्छा, तो फाइनली क्या निकल के आएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये देखो n माइनस n1 माइनस n2 मैंने अभी आपको प्रूव किया था, ये क्या था जी? n3 था। तो आपसे लिखूं n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है जी? x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3।
अच्छा, तो अब ये टर्म्स ना हम ऐड करते चले जाएंगे क्योंकि n1 n2 n3 की मैं वैल्यूज भरता जाऊंगा। अच्छा जी, अब ऐसे सपोज करो, जैसे देखो मैं ऐसे बोलता x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10 की मेरे को एक्सपेंशन करनी है, तो इसकी एक्सपेंशन करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 इसकी वैल्यू 10 आनी चाहिए। जितनी भी वेज से n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू 10 आ सकती है, उन सभी वेज को मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, और ऐड करते करते हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, तो फाइनली हम यहाँ पे वही चीज समेशन डाल देंगे और क्या बोल देंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, और डिटेल मैं बता दूंगा, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, बट बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। ये टोटल 10 है, तो हम n1 प्लस n2 प्लस n3 इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करके हमें 10 चाहिए। जितने भी वेज से मैं 10 लेके आ सकता हूं, उन सभी वेज को मैं ऐड कर दूंगा। समझ रहे हो, जैसे ये 0 0 10, 0 10 0 10 0 0 9 1 0 1 8 1, ठीक है, ऐसे ही 2 5 3 डॉट 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 डॉट, जितने भी वेज आ सकते हैं उन सभी वेज को मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा आपको, डिटेल में अभी आपको करा दूंगा। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। दिस इज माय फाइनल प्रूफ। तो काफी हद तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इस प्रूफ से। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली ये चीज निकाल सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, ये चीज जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है ये कुछ नहीं है भाई। आपको याद आ रहा है ऑर्डर्ड पार्टीशन मैंने आपको बताए थे, जब मैंने पार्टीशन का वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था ऑर्डर पार्टीशन, अनऑर्डर्ड पार्टीशन एंड सो ऑन। ऑर्डर पार्टीशन क्या होता था भाई, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, है ना, जैसे हम टॉयज की बात करते थे। और वहां पे मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर पार्टीशन में 3 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स थी। पहली कैटेगरी क्या थी, फुल्ली स्पेसिफाइड होता था, पूरा सब कुछ हमने स्पेसिफाई किया हुआ होता था। दूसरी कैटेगरी होता था बिल्कुल अनस्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता था। और तीसरी कैटेगरी में पार्शियली स्पेसिफाइड, कुछ कुछ चीजें स्पेसिफाइड होती थी हमारे पास। फुल्ली स्पेसिफाइड में जो हमने फॉर्मूला निकाला था, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जी। ऑर्डर पार्टीशन में फुल्ली स्पेसिफाइड मतलब मैं कहता था हमारे पास 10 टॉयज हैं और 3 चिल्ड्रन में बांटने हैं। पहले चिल्ड्रन को 2 टॉयज मिलेंगे, दूसरे को 3 मिलेंगे और तीसरे को 5 मिलेंगे। ठीक है जी, तो मैं क्या कहता था, सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और ये चीज मैं कैसे लेके आया था, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, याद आ रहा है। 10c2 इंटू, अब 8 बचे हैं, 8 में से 3 पिक करो। अब 5 बचे तो 5 में से पांचों के पांचों पिक करो। जब मैं इसको खोलता था तो फिर यही बन के आता था, याद आ रहा है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप चीजों को लिंक करेंगे तो चीजें बहुत आसान है और बहुत इजी है। नहीं तो हर एक गेट का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो अगर आप इस टाइप से मैपिंग करेंगे ना, तो ये कंसेप्ट आपको नया लगेगा ही नहीं, लगेगा तो बिल्कुल वही है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, तो फाइनली हम लोगों ने प्रूफ देख लिया है। अब एक आध क्वेश्चन कराता हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, मैं भी आपको कराता हूँ। ठीक है जी, ओके, चलो मैं अब साइड में हो रहा हूँ, आप इन चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और भी है, देख लो, अब देखो ये फॉर्मूला भी आप बड़े आराम से डिराइव कर जाएंगे, है ना, इसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से मैंने आपको ये फॉर्मूला प्रूव किया है, आप इसको भी बड़े आराम से इसी स्टाइल से प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऐसे यहाँ पे n टाइम्स होगा, तो n1 टाइम्स आपने x पिक किया होगा, n2 टाइम्स आपने y पिक किया होगा, फिर n3 टाइम्स आप z पिक कर लेना, और फिर n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 टाइम्स आप w पिक करेंगे, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल आप प्रूव कर लेंगे, कॉमन सेंस की बात है, सिंपल है। ठीक है, चलो अब मैं साइड में आ रहा हूं, आप इस चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोलता हूं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन आप मुझे दिखाओ बाय फॉर्मूला। वैसे आपको फॉर्मूला आता होगा क्योंकि बहुत सिंपल है, बट स्टिल मैं आपको जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसकी हेल्प से मैं इसकी एक्सपेंशन दिखाता हूं। देखो फॉर्मूला क्या था भाई, x प्लस वाई प्लस जेड पावर n दैट वाज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n, और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3। बहुत जल्दी और बहुत आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा अगर आपको प्रूफ समझ में आ गया तो, बहुत एक झटके में आप फॉर्मूला लिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो, अब मेरे को किसके लिए चाहिए भी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी, यहीं से समझ लो, n की वैल्यू क्या है जी 2। और मैंने आपको क्या कहा था समेशन में, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने भी वेज से आप n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू n लेके आ सकते हैं, उन सभी वेज को हम लोग ऐड करें, यही मतलब था सिग्मा का।
ठीक है, उन सभी वेज को हम लोग ऐड करते चले जा रहे थे। अच्छा जी, तो अब पहले मुझे ये समझाओ, n इज इक्वल टू 2 है तो n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 2 मुझे चाहिए। अब कितने वेज से आप इज इक्वल टू 2 लेके आ सकते हैं, पहले तो मुझे वो समझाओ। मैं लिखता हूं फटाफट, देखो भाई n1 n2 n3, इसकी वैल्यू मुझे 2 चाहिए। कितने वेज से आप 2 ला सकते हैं मुझे बताओ, और जितने भी वेज से 2 आएगी उन सभी वेज को मैं ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर निकल आएगा। बताओ भाई कितने वेज से 2 लेके आओगे? बहुत सिंपल है, 0 0 2 है ना, 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 और फिर लास्ट में 0 1 1 है ना। 6 वेज हैं, इनसे ऊपर आप वेज नहीं निकाल सकते, टोटल 6 वेज आएंगे। अच्छा जी, तो अब आप जरा मुझे समझाएंगे ये इसका मतलब क्या हुआ। n1 0 है, n2 0 और n3 2 है, और फॉर्मूले में हमने क्या लिखा होता जी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस, और n की वैल्यू क्या है जी 2, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा जी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू क्या है जी 0 0 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इनटू x पावर n1, x n1 क्या है जी 0 और y पावर n2 0, z पावर n3 मतलब 2, ठीक है जी। तो फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो क्या निकल जाएगा, 0 फैक्टोरियल तो आपको पता होगा 1 होता है, तो ये सब कैंसिल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो फाइनली क्या निकल के आएगा जी z स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखो n2 की वैल्यू 2 है, तो अगेन वही n फैक्टोरियल क्या है जी 2 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल, x पावर 0 y पावर 2 और z पावर n3 मतलब z पावर 0। तो फाइनली आप चेक कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से क्या निकल के आएगा जी y स्क्वायर। सिमिलरली अब मैं ज्यादा नहीं खींचता, आप ये बताओ, आप सीधा सीधा आप गेस कर पा रहे हो, ये क्या निकल के आएगा जी x स्क्वायर, ठीक है जी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ x स्क्वायर। अच्छा ये क्या निकलेगा ये बताओ फटाफट, देखो 2 फैक्टोरियल क्योंकि n हमारे पास 2 था, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल और फिर 0 फैक्टोरियल, इनटू में x पावर 1 y पावर 1 z पावर 0, तो आप चेक कर सकते हैं ये क्या निकल के आएगा जी 2xy। सिमिलरली प्लीज मैं यहाँ टाइम पास नहीं करता, आप चेक कर सकते हैं ये क्या निकल के आएगा जी 2xz, और ये क्या निकल के आएगा जी 2yz, ठीक है जी। तो आपको याद आ रही है ना आइडेंटिटी क्या होती थी, इन सबको ऐड करके, हाँ याद आ रही है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही होती थी ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, याद आ रही होगी आपको, बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिटी मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब आपको समझ में आएगा कि फार्मूला एग्जैक्टली हमें लगाना कैसे होता है, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब अगर मैं आपसे क्यों पूछ लेता तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मेरे को, क्योंकि मेरे को काफी सारे वेज बनाने पड़ते हैं, उन सभी वेज को मेरे को ऐड करके आंसर निकालना पड़ता, तो वही बात है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ना अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अच्छे अच्छे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं पहले तो ये आपसे पूछता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड पावर 10, इसकी एक्सपेंशन तो ऑब्वियसली मैं नहीं पूछूंगा, बहुत बड़ी आएगी। मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, जैसे मैंने आपको बाइनोमियल में बताया था नंबर ऑफ टर्म्स x प्लस वाई पावर 10 में तो सीधा n प्लस 1 एक फालतू टर्म आते थे दैट इज 11, वहां सीधा आंसर कर देते थे, बट यहाँ कैसे आंसर करोगे। तो अब मैं आपको क्या कहूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगी भाई, देखो सीधी सीधी सी बात बोलूंगा मैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, हाँ जी, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10, कितने वेज से मैं n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10 लेके आ सकता हूं, जितने वेज होंगे उन सभी वेज को ऐड करके मैं आंसर निकालता था, तो जितने वेज होंगे वही तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे। तो मेरे को बताओगे जरा n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10 कितने वेज से निकल के आएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, मैं और अच्छे से लिखूं, ये देखो मैंने इक्वेशन लिखी है और मैं आगे लिखता हूं सच दैट n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये शायद आपको थोड़ा सा तंग करेगा, मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाएंगे। मैं साइड में आ रहा हूँ, आप इसी सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके नोट डाउन कर लिया होगा आपने, हटा रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा कंसंट्रेट आप अच्छे से कर पाएंगे इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ हटा रहा हूँ मैं इस सब चीजों को, तो कंसंट्रेट अच्छे से होगा इसलिए मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी लो जी हट गया। अब जरा मेरे को बताओ कैसे करोगे भाई, n1 plus n2 plus n3 is equal to 10 such that n1 greater than equal to 0, n2 greater than equal to 0, n3 greater than equal to 0। कितने सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, बोलोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोलोगे ना भाई मेरे को बड़ा दुख हो गया भाई, ठीक है, प्लीज ये सब नहीं बोलना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज हमें भरने होगी। और अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, मेरे को पुराने वीडियोस आपको याद आ रहे हो, इसलिए मैंने आपको कहा था सबमिशन करने से पहले आप प्लीज वो जो 9 कैटेगरी वाली क्वेश्चंस हैं, जो 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स थी ना,
काउंटिंग प्रॉब्लम्स थी, वो सब अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सब चीजों का यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होगा। अब देखो फिर एक और यूज आ गया, वैसे ऑलरेडी मैंने अभी आपको प्रूव करते टाइम ये जो फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करवा रहा था, ये सिग्मा वाला n1 प्लस n2 प्लस n3 है ना इक्वल टू n, यहाँ पे जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो प्रूफ करते टाइम मैंने आपको ऑर्डर पार्टीशन का यूज करा दिया था, याद आ रहा है ना, कैटेगरी नंबर 7 ऑर्डर पार्टीशन यूज करा दिया था। अब यहाँ पे देखो मैं यूज कराऊंगा, याद आ रहा है, प्लीज कोशिश करो रिवाइज करने की, रिमाइंड करने की, याद करो। देखो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था 5 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स कराई थी मैंने आपको, रादर 5 टाइप की प्रॉब्लम बताई थी, और मैंने कहा था कि सारी प्रॉब्लम अलग अलग हैं, लेकिन ये हर एक प्रॉब्लम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास किस टाइप से बन के आ जाती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के सभी कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन से सॉल्व हो जाती है। कौन सी थी वो 5 प्रॉब्लम्स, मेरे को रिवाइज करो फटाफट से, इसी बहाने थोड़ी सी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, फर्स्ट वाज शॉर्ट में लिख रहा हूं चॉकलेट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम थी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कितनी सॉल्यूशंस बनती थी हमारे पास वो हमें बतानी होती थी। थर्ड थी हमारे पास बॉल इन द बॉक्स प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिकल बॉल इन द बॉक्स, प्रॉपर लिखता हूं मैं क्योंकि कुछ भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल बॉल्स इन द बॉक्सेस प्रॉब्लम, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट थी हमारे पास ये आउटकम ऑफ आइडेंटिकल कॉइन और डाइस प्रॉब्लम, ठीक है, और लास्ट थी हमारे पास डिजिट सम या डाइस सम, डिजिट सम और डाइस सम, ठीक है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा, हमने 5 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम देखी थी या 5 टाइप की प्रॉब्लम देखी थी, रादर इनको एप्लीकेशन भी बोल सकते थे, 5 एप्लीकेशंस थी कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन की। एक एप्लीकेशन या एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम और करा देता हूं आपको, दैट इज ये यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ये है ये नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। तो अगर आपको मल्टीनोमियल एक्सपेंशन करनी है और मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं, जैसे ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, ये टर्म्स निकालने के लिए हमें ये यूज करना होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन। क्यों यूज करना होगा आप यहां से समझ भी गए होंगे, आपको याद आ गया होगा। ये देखो n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10 हमें चाहिए ना, ये देखो सिग्मा हम ये कर रहे थे, आपको समझ में आ रहा होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10 चाहिए था, n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो घुमा फिरा के प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बस इसका आंसर हम एक झटके में निकाल देंगे। हाँ जी, कैसे करते थे भाई, n माइनस 1 प्लस RCR, ठीक है, n क्या होता था नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब 3 माइनस 1 प्लस r क्या होता था राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज 10 CR मतलब 10। हाँ जी, तो 12C10 इट कम्स आउट टू बी 12C2, तो 12 इंटू 11 बाई 2, तो इट कम्स आउट टू बी 66। तो देख रहे हो, हम जब इस x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10 को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें टोटल 66 टर्म्स होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था पूरी एक्सपेंशन ही पूछेंगे, जान निकल जाएगी आपके 66 टर्म्स लिखने में, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ चीजों को आगे पीछे सब कुछ लिंक करके चलो। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को टफ इसलिए लगती है क्योंकि सब कुछ आजू बाजू सब लिंक्ड है आपस में। अगर आप लिंकिंग पकड़ गए ना तो समझ लेना आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई। अगर आप लिंकिंग नहीं पकड़ पाए तो आप सारी उम्र मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, ये जिस भी टॉपिक में जो भी आप मैथमेटिक्स का टॉपिक उठाते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आया आप वहीं कंफ्यूज होकर फंस जाएंगे। तो बेटर क्या है आप इन सब चीजों की ना लिंकिंग पकड़ लो। एक बार आप लिंकिंग पकड़ गए तो मैं गारंटी देता हूं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आप देखो मैंने आपको कितने अच्छे से चीजों को लिंक करा के दिखाया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं है ही नहीं, सारी एक ही जैसी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली हम नंबर ऑफ टर्म्स बड़े आराम से निकाल के बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन में आपको और दिखाता हूँ, थोड़ी सी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं हटा रहा हूँ उसको, साइड में हो रहा हूँ, आप पहले फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो बार बार चीजों को मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम फिट रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पावर 15, ठीक है जी, और मैं आपको कहता हूं इसमें कितनी टर्म्स होंगी, आप मुझे बताओ। तो बहुत आराम से बताओगे, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे फॉर्मूला रिवाइज कराओ फटाफट, मेरे को पहले फॉर्मूला बताओ। हाँ जी, x प्लस वाई प्लस, या चलो सीधा लिखो, मैं इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सिग्मा n1 प्लस n2 प्लस n3
प्लस n4 इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल n4 फैक्टोरियल x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3 और w पावर n4। ठीक है जी। तो मैं आपको क्या कहता था, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इक्वल टू n। जितने भी वेज से मैं ये सम लेके आ सकता हूं, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n लेके आ सकता हूं, उन सभी वेज को मैं ऐड कर दूंगा। जितने कितने वेज होंगे ये वेज हम बड़े आराम से यहाँ पे बता सकते हैं। वही कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन से बहुत जल्दी और बहुत झटके में आंसर कर जाएंगे हम लोग। देखो चार वेरिएबल है ना, तो वही n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इक्वल टू n हमें चाहिए था। 4 वेरिएबल्स है और टोटल n की वैल्यू क्या है जी 15 है। तो बस हम सिंपली क्या कहेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू 15। तो बस वही नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल के दिखानी है आपको। हाँ जी, तो n माइनस वन प्लस RCR लगा के सीधा आंसर निकालेंगे। n क्या है जी, n है हमारे पास 4 माइनस वन प्लस r क्या है जी 15। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज 15 c 15। अगर समझ नहीं आ रही सब मैं क्या करूं तो प्लीज मेरे कॉम्बिनेशन विद अनलिमिटेड रिपीटेशन का वीडियो देखो, वहां मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, तो फाइनली बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये निकाल लेना कितना आ जाएगा, ये 18c15, तो 18c3। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्दी, अब वो एक झटके में मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। देखो भैया फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ए पावर 9। ठीक है जी, पावर 9, ये चलो 8 ले लो, जो मन कर रहा है वो ले लो। पावर 8 हाउ मेनी टर्म्स, बस फटाफट से बताओ, कुछ नहीं करना आपको। देखो आप सिंपली क्या बोलेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा n माइनस वन प्लस RCR। अब स्पीड पकड़ूंगा मैं फटाफट। n बताओ, नंबर वेरिएबल कितने हैं जी 5। 5 माइनस वन प्लस r, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या आएगी, सीधी सीधी आप समझ पा रहे हो 8 आएगी, क्योंकि हम बोलेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 दैट इज इक्वल टू 8। हाँ जी, तो 5 वेरिएबल हैं और वैल्यू क्या चाहिए 8, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो n माइनस वन प्लस RCR में 5 माइनस वन प्लस 8 c8। ठीक है, एक झटके में आंसर। 8 5 13, 13 माइनस 1 12, 12c8, 12c8 दैट इज नथिंग बट 12c4। ठीक है जी, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होगी। बहुत सिंपल वे से, और मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको अच्छे से धीरे धीरे करके बेस बना के मैंने पूरी बिल्डिंग खड़ी करी है। प्लीज ध्यान से चीजों को समझ लो। ठीक है, अच्छी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बस बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, एक बार आप बेस पकड़ लो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अच्छा बाइनोमियल में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टर्म्स वाले क्वेश्चन आते थे और कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते थे, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट के क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। 1 मिनट में आपके पास अब आंसर आएंगे और मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में करा देता हूँ। लो, x प्लस वाई प्लस जेड पावर 10, मैं आपसे कोफिशिएंट पूछता हूँ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5, इसका कोफिशिएंट बताओ भाई। बड़े आराम से बताओगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब देखो n1 की वैल्यू क्या है 2, n2 की वैल्यू क्या है 3 और n3 की वैल्यू क्या है 5। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इसकी एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे जी, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू 10 और 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3। मैं बार बार लिख रहा हूं, प्लीज आप भी बार बार लिखो। जितनी बार फॉर्मूले को लिखोगे ना उतनी जल्दी आपके दिमाग में चीजें फिट होंगी। बार बार लिखते रहो चीजों को, जितना लिखोगे ना, जितना पेन घिसाओगे ना, उतना आपके दिमाग भी घिसेगा, और घिसेगा तो पक्का चीजें से दिमाग में फिट होते जाएंगे। ठीक है, लिखते रहो बार बार चीजें। ब्रदर ऐसे भी लिख लो, n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n, और यहां ऐसे लिखो n फैक्टोरियल लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं तो बोर्ड है तो मैं रब करके लिख रहा हूं, बट आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। हाँ जी, यहाँ मैं आप लिख रहा हूँ 10 और यहाँ आप ऐसे लिखना 10 फैक्टोरियल बाय दिस। और अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है भाई, n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू 3 है और n3 की वैल्यू 5 है। बस आपको पता है 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। बात बिल्कुल ठीक है, तो कोफिशिएंट कुछ ना कुछ निकलेगा। बट अगर यहाँ पे 2 3 और 6 होता तो मैं बोलता सीधा 0, क्योंकि कोफिशिएंट कुछ निकलना ही नहीं था, क्योंकि हमें पता है इन सब पावर्स का सम 10 ही आना चाहिए था, और यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है। चलो ठीक है जी, फटाफट आगे बढ़ो। अब क्या बोलोगे जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये आप समझ गए x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5। ठीक है, बड़े आराम से। अब बस ये आप सॉल्व कर लो, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हैं अपने आप सॉल्व, है ना। आई थिंक आप पकड़ गए बात को। अब स्पीड से क्वेश्चन करूंगा। मुझे बताओ x क्यूब y2, या चलो x क्यूब y4 और z क्यूब, इसका बताओ बहुत जल्दी। अब एक झटके में आंसर, सीधा 10 चाहिए था ना, सीधा। हाँ जी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। देख रहे हो, एक झटके में आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। समझ गए ना कैसे किया मैंने,
10 था ना, हाँ जी, तो ये n फैक्टोरियल आता था यहाँ पे, आपको फॉर्मूले से याद आ रहा होगा, तो चुपचाप से सीधा मैंने 10 फैक्टोरियल लिख दिया, और यहाँ पे इनकी पावर्स चाहिए ना 3, तो 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। पकड़ दोगे मेरे ख्याल में क्या कहना चाह रहा हूँ। और चाहिए, लो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पावर 15, और मैं बोलता हूँ आपको x क्यूब, y पावर 5, z पावर 2, और w पावर कितना है, 5 2 7 7 3 10 10 5 15। ठीक है जी, पकड़ गए। बस अब एक झटके में आंसर करेंगे। हाँ जी, क्या लेके आएंगे जी वैल्यू, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, दिस इज माय आंसर। ठीक है जी, एकदम सीधा सीधा, मेरे ख्याल कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप एकदम पकड़ गए बात। 15 था तो सीधा 15 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो जो पावर थी वो पावर उठा के लिखी, डिवाइड मारा, सीधा आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल है एकदम। बस थोड़ा सा ट्विस्ट एक दो क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। साइड में हो रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, तो बस वही बात है, थोड़े थोड़े ट्विस्ट आ सकते हैं क्वेश्चंस में, तो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा जबरदस्ती में वीडियो को नहीं करूंगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, क्योंकि बाइनोमियल में मैंने आपको जैसे क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे करा रहा हूँ। बाइनोमियल में मैंने आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको मल्टीनोमियल में भी करा दी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट निकालने मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिए। अब बस एक थोड़ा सा अलग से देख लो कोफिशिएंट का क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूँ 2x माइनस 3y प्लस 4z पावर 10, और इसमें मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 5, इसका कोफिशिएंट बताओ। कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्या बोलोगे भाई, सीधा सीधा लो भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये आंसर है? नहीं, यहाँ पे देखो ये है ना, तो आगे कोफिशिएंट बैठे है ना, तो प्रॉपर करो। 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल क्यूब और 4z पावर 5। पकड़ में आई बात, बिल्कुल जैसे बाइनोमियल में किया था बिल्कुल वैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं ना, जो कोफिशिएंट है वो उठा के चुपचाप से यहाँ पे लिखते चले जाओ, और क्या दिक्कत है। माइनस आए प्लस आए, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, याद आ रहा है ना। देखो x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन दिखाई थी, तो x माइनस वाई पावर n में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आई थी। जहां जहां वाई आर था वहां पे मैं माइनस वाई भरता गया था, और क्या किया था। तो ऐसे यहाँ पे -3y है, चुपचाप से जहां जहां वाई आ रहा है वहां -3y भरते जाएंगे, जहां जहां z आएगा वहां 4z, जहां जहां x आएगा वहां 2x, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब बस अब यहां से फिर मेरे को निकालनी पड़ेगी ना वैल्यूज, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इनटू में 2 स्क्वायर, इनटू में -3 का क्यूब, इनटू में 4 पावर 5। बस आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा आप वो ले सकते हैं। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यूब z5। ठीक है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन में क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, अगर मैं आपको कहता x क्यूब y पावर 4 और z पावर 5, इसका कोफिशिएंट बताओ इसमें। तो पहले तो सम करें ना भाई, 5 4 9 9 9 3 12 12 कहां से आ रहा है भाई, यहाँ पे तो हमारे पास सम 10 आना चाहिए था। चुपचाप से इसका कोफिशिएंट क्या 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 होगा भाई, 0। ठीक है, जैसे बाइनोमियल में किया था बिल्कुल वैसे। आई थिंक पकड़ गए होगे, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स, समरी में मैं फटाफट बता देता हूं आपको। समरी में एक्सपेंशन में पहला क्वेश्चन तो बनता है जी नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है जी, और दूसरा बनता है कोफिशिएंट पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एनी पावर। ठीक है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बाइनोमियल में भी और मल्टीनोमियल में भी करा दी। बाइनोमियल में तो नंबर ऑफ टर्म सीधा n+1 होती थी, लेकिन यहाँ पे वही बात है, मल्टीनोमियल में हमें फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ता है, और कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दिया। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, और ज्यादा डिटेल में मतलब जो भी बाकी कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब ऐसे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट। हमें बाइनोमियल में ही जाना है, ट्राइनोमियल में या मल्टीनोमियल में ज्यादा क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड के ज्यादातर ये क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे एप्टीट्यूड में काफी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, कि कोई भी एक बहुत बड़ी सी दे देंगे और इसमें आपसे पूछेंगे कि इसका कोफिशिएंट बताओ एंड सो ऑन, है ना। इस टाइप से कोई एक्सपेंशन है और इसका कोफिशिएंट एंड और टर्म्स पूछ सकते हैं एंड सो ऑन, वो सब चीजें एप्टीट्यूड में भी बनती हैं और अदर कम्बिनेट और इसमें भी बनती है, क्योंकि आपको पता होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका एप्टीट्यूड में भी आता है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप से आप क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि रादर आप समझ पा रहे हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एप्टीट्यूड में भी है और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी है, तो दोनों ही में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़ना कम्बिनेट और इसको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, तो अब बस अब मल्टीनोमियल में हमें ज्यादा और घुसने की जरूरत नहीं है, मैं अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज कराऊंगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराएंगे, वो भी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 10
प्रॉपर्टीज हैं जो मेरे को आपको अच्छे से क्लियर करनी है, उनके प्रूफ भी दूंगा और उन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।